नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा बीएचयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2021 की कंप्लीट स्ट्रेटेजी और कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आपको एकदम एग्जाम के बेसिक इंफॉर्मेशन से लेके आपके एग्जाम को तैयारी करने की क्या स्ट्रेटेजी होगी, सिलेबस को कैसे आप कवर करेंगे, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बात बता दूं, 4 कोर्सेज होते हैं टोटल और चारों कोर्सेज के एक ही एग्जाम होता है। कौन कौन कोर्सेज हैं यहां पर लिखा है, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, बीओटी, बीपीटी। 4 कोर्सेज अलग अलग हैं, सब में अलग अलग सीट्स हैं और लेकिन एग्जाम चारों का एक ही होता है और वो फेमस है बीएससी नर्सिंग के एग्जाम से, ठीक है। लेकिन कहा जाता है बाकी कोर्स अलग अलग हैं, एग्जाम एक होगा और आप फॉर्म में प्रियोरिटी देते हैं कि मुझे पहला कौन सा चाहिए, फिर आपके मेरिट के बेसिस पर वो आपको दिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आप फुल फॉर्म में जान जाइए हर कोर्स का। बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा और बीओटी का होता है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीपीटी का होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। चलिए स्ट्रेटेजी पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपकी जो कंप्लीट स्ट्रेटेजी होगी वो 4 स्टेप में होगी, वीडियो भी 4 पार्ट में आपका डिवाइडेड होगा। सबसे पहला आता है कि सबसे पहली चीज आपको एग्जाम के बारे में पता तो चले कि एग्जाम में आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, आप उसकी सीट्स कितने हैं वहाँ, उसमें उसकी फीस कितनी है, अलग मतलब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो है बात आती है कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है और जो सिलेबस है फिर उसका ट्रेंड एनालिसिस क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अगर आपको ये चीज़ पता चलेगी, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ठीक है सर पढ़ना क्या है, पता चल गया, पढ़ेंगे कैसे ये अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस पार्ट में, कहाँ से पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। और लास्ट स्टेप में आपको मैं कुछ टिप्स दूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग जनरल इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं एग्जाम के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो 2 प्रकार से एलिजिबिलिटी आएगी, एक एजुकेशनल और एक आपकी आएगी एज से रिलेटेड। अगर हम एज की बात करते हैं तो देखिए साफ साफ लिखा है कि जो आपके कैंडिडेट की एज है वो 17 से 25 के बीच में होना चाहिए। कब? 31 दिसंबर 2021 तक आपकी जो एज होगी वो 17 से 25 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं, ठीक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, आप 12th अपीयरिंग है, 12th पास है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। लेकिन मेन चीज क्या है कि आप बायो ग्रुप के होंगे तभी आप दे सकते हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका होना चाहिए, ठीक। परसेंटेज रिक्वायरमेंट कितनी है ये ध्यान दे दीजिए। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस इंग्लिश 4 सब्जेक्ट का जो एग्रीगेट मार्क्स होगा वो जनरल कैटेगरी के लिए 50% होना चाहिए 12th में, और ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। इतना रहेगा तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए, ये पूरे साल आप इस चीज को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं। जो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स हैं वो बीएससी नर्सिंग, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ बीएससी नर्सिंग में आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक। हालांकि बीओटी और बीपीटी में 3% जो है वो सीट्स जो होती है वो फिजिकली चैलेंज वालों के लिए रिजर्व होती है, लेकिन अल्टरनेट ईयर में। मैं समझाता हूं इस बात को। पहली बात क्लियर कर लीजिए, बीएससी नर्सिंग में फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है, ठीक। दूसरी बात, बीओटी बीपीटी में क्या होता है कि आपका एक सीट जो होती है, एक सीट जो है वो रिजर्व होती है लेकिन अल्टरनेट ईयर्स में। जैसे 2020 में एक सीट आपकी फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व थी बीओटी बीपीटी में, अब 21 में नहीं रहेगी, अब वो 22 में आएगी, ठीक है, एक सीट रिजर्व रहती है। वैसे 3% सीट्स का रिजर्वेशन जो है वो फिजिकली चैलेंज कैटेगरी को वैसे ही है, ठीक है। 3% जनरल है लेकिन एक सीट जो होती है वो रिजर्व होती है। इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। फिलहाल इतना जान लीजिए मौके पे 2021 में नहीं है, ठीक है। 2021 में एक भी सीट रिजर्व नहीं है, अल्टरनेट ईयर्स में आता है, 2020 में आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये तो हो गई थोड़ी सी एलिजिबिलिटी की बातें। अब इसमें देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बीएचयू वर्ल्ड कुछ कोर्सेज को लेकर ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका बीएससी नर्सिंग का भी कोर्स है, ठीक है। हम लोग बीएससी नर्सिंग का भी कोर्स देते हैं।
तो जिसमें आप अगर इनरोल्ड होना चाहते हैं, बाकी फीचर्स यहाँ पे लिखे आगे मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आप इसमें एनरोल्ड होना चाहते हैं तो www.shikshaworld.com को विजिट करिए, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। या आप हमारा ऐप जो है शिक्षा वर्ल्ड, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख के भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके बाद कोर्स के फीचर्स में क्या क्या मिलेगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा वीडियो लेक्चर के माध्यम से। पीडीएफ सीट, क्वेश्चन की पीडीएफ सीट आपको दी जाएगी। आपके डाउट सेशंस होंगे, जो भी आपके डाउट्स आएंगे प्रीवियस ईयर का पूरा सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये सब बातें हैं। इसके बाद देखिए आगे अब हम लोग इसमें बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग इसमें बात करते हैं सीट्स के रिगार्डिंग कि कितनी सीट्स हैं हर एक कोर्स में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग में आपके 75 सीट्स हैं इस बार। ठीक है, 75 सीट्स में आपका जनरल की 31 सीट्स हैं, ओबीसी की 20 सीट्स हैं, एससी की 11, एसटी की 6, ईडब्ल्यूएस की 7 सीट्स हैं। दूसरी मेन चीज, जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो आपका मेन कैंपस में चलता है। ठीक है, जो बीएचयू का मेन कैंपस है, 4 साल का आपका ये कोर्स होता है। ठीक है, ये बात जान लीजिए। अगली चीज, इसका आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं अपने पास। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बी फार्मा की, बी फार्मा में आपके 25 सीट्स हैं, जिसमें 10 जनरल की, 7 ओबीसी की, 4 एससी की, 2 एसटी की, 2 ईडब्ल्यूएस की। ठीक, और ये आपका जो चलता है डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में चलता है और 4.5 साल का कोर्स होता है, और जिसमें आपका 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। चलिए, इसके बाद इसमें आपका बीओटी और एक मिनट, इसमें आप देखिए बी फार्मा का छूट गया था, मैंने बीओटी और बीपीटी का बता दिया। बी फार्मा देख लीजिए, बी फार्मा में आपके 37 सीट्स हैं, जो कि आपका ये जो कोर्स चलता है ये आरजीएससी में चलता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, बी फार्मा, बीओटी, बीपीटी तीनों कोर्स जो होते हैं वो सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स हैं। उसका मतलब क्या, मैं आगे आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। 4 साल का ये भी कोर्स है। ठीक है, बीओटी बीपीटी जो है आपका 4.5 साल का कोर्स है, 6 महीने की इंटर्नशिप होती है उसमें, बाकी कोर्स वो भी 4 ही साल का है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। बीओटी बीपीटी का हो गया सीट का। अब कोर्स की फीस डिस्कस करते हैं, इसी में आपको पता चल जाएगा कि सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स का क्या मतलब है। बीएससी नर्सिंग आपका एक रेगुलर कोर्स है, इसकी फीस भी इसीलिए रेगुलर है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी के हर एक कोर्स की फीस जो अराउंड 2,500-3 हजार रुपए होती है, साल भर की इसमें भी इतनी ही लगती है। लेकिन बी फार्मा, बीओटी, बीपीटी चूंकि सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स है, इसके लिए इसकी जो रेगुलर फीस है वो आपकी, देखिए इसकी जो फीस है वो आपकी रेगुलर फीस, मतलब ये वाली 2500 प्लस 50,000 पर एनम, मतलब एक साल में आपका 50,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना है। ठीक है, तो 50,000 प्लस रेगुलर फीस ये लगता है। फीस का स्ट्रक्चर ऐसा है कुछ है। इससे रिगार्डिंग भी साल भर बहुत कंफ्यूजन रहती है आप लोगों को, तो वीडियो देखेंगे सब समझ जाएंगे। अब बात आती है कि सर इसमें कोर्स पेपर, चलिए समझ गए ये सब चीजें, ये बताइए कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। अब क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन पेपर में आपके टोटल जो होते हैं वो 100 क्वेश्चंस आते हैं, और सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले। ठीक है, सबसे बेहतरीन बात आपको बता दूं, यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपने सही कर दिया तो आपको +1 मिलेगा, अगर आपने गलत कर दिया तो -0 होगा, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरा अटेम्प्ट करना है पेपर। बात आती है कि सर आता क्या क्या है। आता आपका वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही है। 25 क्वेश्चन आपका फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री और 50 आपका बायोलॉजी से आएगा, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी होता है। 25-25 क्वेश्चन उसके आते हैं। ठीक है, पता चल ही गया होगा कि सबसे मेन आपका यहाँ पे बायोलॉजी है, 50% वहीं से आता है। बाकी नीचे देखिए लिखा है, इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। वही मैंने बात बताया कि हर एक क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क्स करेगा, इसलिए मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 100 होंगे, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ड्यूरेशन जो होता है 2 घंटे का होता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि 120 मिनट का आपका पेपर होगा। ठीक है, 120 मिनट, 100 नंबर, 100 क्वेश्चन। ठीक, ये रहेगा सिस्टम इसका। चलिए, क्वेश्चन पेपर समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो इन्होंने रखा है। ये कौन सा मार्क्स, ये किस में बात हो रहा है, ये आपके एंट्रेंस में बात हो रहा है। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम लेंगे वो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स की क्या क्राइटेरिया रखा है इन्होंने। जनरल कैटेगरी का 50%, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का 40%। ठीक है, मतलब 100 में 50 नंबर, 100 में 40 नंबर। क्वालिफाइंग का ये मतलब नहीं कि सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन तो मेरिट बेसिस पे होगा कि जितनी सीट्स हैं ऊपर से जितने लोग आएंगे उतने लोगों को ही लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर 50 के ऊपर जितने सबका हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
बात करें लैंग्वेज ऑफ पेपर, मतलब पेपर किस लैंग्वेज में आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। सर पेपर का मोड क्या होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन होता है। अब देखिए यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सुन लीजिए साफ साफ। अगर मैं बात करूं इस साल मतलब 2020 का जो एग्जाम हुआ है, इसके पहले एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होता था और सिर्फ बनारस के सेंटर पे होता था, सिर्फ इसका सेंटर बनारस में रहता था। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से एग्जाम को ऑनलाइन किया गया। 2020 में जो एग्जाम हुआ वो ऑनलाइन हुआ है, ठीक, और सेंटर्स जो है वो पूरे देश में बनाए गए थे, ठीक। लेकिन अब ये 2021 में क्या करेंगे ये नहीं बताया जा सकता है। क्या पता इसी मेथड को ये अडॉप्ट करें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कराएं और सेंटर पूरे देश में दें, या अपने पुराने पैटर्न पे वापस आ सकते हैं कि सिर्फ बनारस में कराएंगे और पेन पेपर मोड कराएंगे। ऑफलाइन का मतलब है पेन पेपर मतलब ओएमआर वाला, और ऑनलाइन मतलब वही कंप्यूटर बैठने वाला, ठीक, सीबीटी जिसको हम लोग कंप्यूटर बेस्ड मोड टेस्ट कहते हैं। ये बातें थी आपकी मोड ऑफ पेपर को। तो यहां पर इससे मुझे जज मत करिएगा यहां पे कि अगर मान लीजिए कल को वो चेंज कर देते हैं, सिर्फ ऑफलाइन रखते हैं, तो यहां पर आप मुझे कुछ मत कहिएगा, क्योंकि मैं यहां पर इसीलिए पहले ही लिख दिया ऑनलाइन और ऑफलाइन, कुछ भी हो सकता है। 2020 में क्या हुआ, उसके पहले क्या होता था, मैंने दोनों बातें आपको बता दिया। अब क्या होगा ये तो देखेंगे हम लोग। इसके बाद एक्सपेक्टेड डेट, यहां पर भी एक बात सुनिए, 2020 की सारी कंडीशंस अलग थी। 2020 में पेपर तो बहुत लेट हुआ, आपका 23 सितंबर में पेपर हुआ है, लेकिन इन जनरल 2019 तक जब तक नॉर्मल सिचुएशन थी तब तक पेपर की एक्सपेक्टेड डेट यही रहती थी कि फॉर्म आपका 15 अप्रैल तक आ जाता था, एग्जाम आपका जून की फर्स्ट वीक में हो जाता है, और रिजल्ट जो है आपका वो फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में आ जाता है। ये एक बेसिक है जो हर साल होता था। इस बार कोरोना जैसे सारी चीजें डिले हुई थी तो यही चीज आगे भी फॉलो होगी, ऐसा नहीं है, आगे से चीजें एकदम टाइम पे हो जाएंगे। तो ये डेट्स आप ऐसे ही रहेंगे, लगभग हो सकता है एक आध महीना आगे और हो जाए, उसका अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। अगली बात है कि सर इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, इसकी वेबसाइट को लेके तो आप गजब कंफ्यूज रहते हैं और साल भर इस चीज के लिए आप परेशान रहेंगे। पहली चीज सुन लीजिए, अगर आपको कोई न्यूज चाहिए, नोटिस चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, वो आपको bhu.ac.in/ims, या अगर आप इतना नहीं लोड लेना चाहते हैं तो आप सिंपली गूगल में IMS BHU या BHU IMS लिखिएगा, पहला जो सर्च रिजल्ट आएगा उस पर क्लिक कर देंगे तो IMS BHU की साइट ओपन हो जाएगी। अगर न्यूज नोटिफिकेशन चाहिए तो अब होता क्या है कि जब फॉर्म आता है तो आप फॉर्म भरने के लिए bhu.ac.in/ims BHU ढूंढते रहते हैं और नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यहां पे फॉर्म आता ही नहीं है। फॉर्म कहां आता है, फॉर्म 0.in/ims, इस पे फॉर्म आता है। वेबसाइट को कहीं नोट करके रख लीजिए, आएगा तो हम लोग खुद ही वीडियो बनाएंगे कि आपका आ गया है फॉर्म, उसको कैसे भरना, सारी चीजें वहां पर भी डिस्कस की जाएंगे। बस उसके लिए आपको चैनल पे बने रहना पड़ेगा। ये बात हो गई, कुछ बेसिक और जानकारी हो गई। इसके बाद हो गया आपका जितना बेसिक एग्जाम की जानकारी चाहिए कोर्स रिगार्डिंग, सब आपको मिल गया। अब बात यहां पर आती है कि सर ठीक है, अब मैं तैयारी करना चाहता हूं, बताइए कि सिलेबस क्या है, कैसे उसको हम पढ़ेंगे। पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि सिलेबस, क्यों सिलेबस की जानकारी, सर सिलेबस क्यों जाने हम। सिलेबस आपको अगर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस ही नहीं पता होगा तब आप कैसे जानेंगे कि क्वेश्चन कहां से आता, कैसा क्वेश्चन आता। सर ये पता कैसे चलेगा, पता चलने क्या, आपका जो सिलेबस होता है वो इन जनरल 11th और 12th का जो सिलेबस है वही आता है। सर पूरा नहीं, यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, बीएससी नर्सिंग का जो पेपर है आपका वो बहुत ही बेसिक होता है, मतलब आपसे पूछता तो सारे चैप्टर्स हैं लेकिन बहुत बेसिक, कोई भी डिटेल में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, बस चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू आपके पास हो कि आप पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में बेसिक बेसिक जानकारी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, क्या क्या होती है, उसकी छोटी छोटी एकदम बेसिक। ये नहीं कि उसमें बैठ के आप न्यूमेरिकल लगा रहे हैं या उसमें कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं, आता ही नहीं आपके पेपर में। जैसे सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, थ्योरी जैसे, अब उसमें क्या है कि आपको कोलाइड्स के बारे में पता होना चाहिए, तो बेसिक बेसिक चीजें आपको जानकारी पता होगी तो हो जाएगा आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आएगा तो 11th 12th का ही, लेकिन उसमें भी आपको बहुत चैप्टर का स्मॉल ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए, ठीक। तो इससे आपको एरिया ऑफ क्वेश्चन पता चल जाएगा। ट्रेंड एनालिसिस का बहुत मतलब है नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ फिक्स है कि इससे ही क्वेश्चन पूछेंगे या किसी को ज्यादा वेटेज देते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा इसके लिए आप क्या करेंगे ना, 4-5 साल का अगर पेपर देख लेंगे तो एक दिमाग में आइडिया बन जाएगा किस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं ये लोग, तो आप उस हिसाब से अपना टाइम जो है उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ये पता चलेगा ट्रेंड एनालिसिस में कि किस टॉपिक में हमें
डिटेल में पढ़ना है, किस टॉपिक में आपको डीप में पढ़ना है, कि किसमें आपको सब कुछ कवर करना है और किसमें आपको चीजें कम कवर करनी है लेकिन डेप्थ में जाना है। ये सब चीजें जो है आपको ट्रेंड एनालिसिस से पता चल सकती हैं। ठीक है, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं बीएचयू के किसी एग्जाम के लिए ट्रेंड एनालिसिस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि ये लोग कभी भी कुछ भी रख देंगे तो उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ये तो हो गया सिलेबस की बात है। इसके बाद आती है कि सर स्टडी मटेरियल की बात बताइए, कहां से पढ़ें। सिलेबस पता चल गया, कहां से पढ़ें हम इसको। अब देखिए स्टडी मटेरियल में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कि आप खुद से करिए या किसी दूसरे पे डिपेंड हो जाइए। दूसरे पे डिपेंड होने का मतलब है कि आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। मैं कोचिंग के में तो किसी दूसरे की बात नहीं करूंगा। आप अगर हमारे ऑनलाइन क्लास में आप इनरोल्ड होते हैं तो आपको कुछ नहीं, जितना दिया जाएगा उतना कर लेंगे तो एग्जाम तो बहुत अच्छे से निकलेगा। दूसरी चीज है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो सर बुक की जरूरत पड़ेगी। बुक क्या चाहिए सर? अब देखिए सेल्फ स्टडी आप बुक से आराम से कर सकते हैं। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीन चीजें पढ़नी है। ठीक है, बायोलॉजी का आपका 50 क्वेश्चन रहेगा और बायोलॉजी में तो नीट के एग्जाम के लिए भी एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं सजेस्ट किया जाता। तो आपके बीएससी नर्सिंग में मैं कोई और बुक क्यों सजेस्ट करूंगा। केमिस्ट्री में मैं भी आपको बता दूं, आप बेसिकली बस एनसीईआरटी से आपका काम हो जाएगा। हां, लेकिन कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो सब मुश्किल है थोड़ा सा एनसीईआरटी समझना, क्योंकि चीजें उतना इलाबोरेट करके नहीं लिखी जाती हैं। तो थोड़ा सा केमिस्ट्री में देख लीजिएगा, जो चीजें नहीं समझ में आएंगी उसके लिए आपको कोई ना कोई साइड बुक रिफर करना पड़ेगा, लेकिन घुस के नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक सा पेपर आता है, ऊपर ऊपर की चीजें आती हैं, घुस के मत पढ़िएगा। फिजिक्स में तो आप देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप चैप्टर की बेसिक थ्योरीज पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करिएगा। ठीक है, आप बुक लेना चाहते हो तो फिजिक्स में एसएल अरोड़ा ले लीजिए। उसमें क्या किया उसने, थ्योरी के साथ सॉल्व्ड एग्जांपल अटैच किया हुआ है, और वो सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो होते हैं बहुत बेसिक वाले होते हैं, वही आएगा भी आपके पेपर में। और थ्योरी में भी लिमिटेड थ्योरीज पढ़नी है आपको, ऐसा नहीं पूरा पढ़ डालेंगे, ऐसा नहीं करना आपको। और डेरिवेशन बहुत नहीं, बस आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान में आ रहा तो वही करिए। ठीक है, फॉर्मूला आप याद कर लीजिए और उस पर 4-5 क्वेश्चन कर लीजिए, हो जाएगा आपका। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा स्टडी मटेरियल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और बीएससी नर्सिंग वाले ये पेपर कहीं नहीं पाएंगे, आप ढूंढ लेंगे पूरे गूगल पे, आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, लेकिन हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल अभी देखिए, अभी ये जो वीडियो हमारी बन रही है आपका ये 13 नवंबर को, तो अभी हमारे वेबसाइट पे नहीं है, लेकिन इसके बाद अभी हम लोग इसको वेबसाइट पे कुछ दिनों में प्रीवियस ईयर पेपर जो है अपलोड कर देंगे। आप हमारी वेबसाइट शिक्षावर्ल्ड.com पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज की बात नहीं, 13 नवंबर, लेकिन इसके बाद कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, जो बाद में देख रहे हो, मान लीजिए वीडियो आप 2 महीने 3 महीने बाद देख रहे हो, तो आप शिक्षावर्ल्ड.com पे जाइए, वहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। ये सब पीपीटी जो है ये सब भी मैं आपको वहां पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए ये बात तो हो गई स्टडी मटेरियल की। प्रीवियस ईयर पेपर करके जरूर जाइएगा, खासकर थोड़ा सा बीएससी बायो का भी पेपर देख लीजिएगा ऊपर से। चलिए आगे बढ़े। इसमें अगर हम लोग बात आती है स्ट्रेटेजी की, सर कैसे पढ़ाई करें। देखिए सबसे पहली चीज है कि आपको अगर सिलेबस की अच्छे से जानकारी होगी तो आपको यह पता चल जाएगा कि आप सब्जेक्ट की प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे ऑर्डर सेट करेंगे, और प्लस उसमें उनके टॉपिक्स की कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 चीजें पढ़नी है। बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन है, तो सबसे ज्यादा तो आपको इसी पे टाइम इन्वेस्ट करना। चूंकि आप बायोलॉजी ग्रुप के हैं तो अगर इसमें टाइम आप नहीं देंगे तो कहां देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री, ये भी बहुत इजी आता है, इस पे फिर समय दीजिए। 75 क्वेश्चन आपके हाथ में तुरंत आ जाएंगे। फिर बचा आपके पास फिजिक्स। डरना नहीं है, बीएससी नर्सिंग वालों सुन लो, आप लोग बायो को फिजिक्स से डरते हो, फिजिक्स में बहुत बेसिक, आपको बेसिक फॉर्मूला भी याद रहेगा तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप, हाँ लेकिन यह है कि जो आपको अपने का पढ़ने का टाइम है उसमें आप बायोलॉजी पे ज्यादा इन्वेस्ट करो, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। केमिस्ट्री फिजिक्स को लगभग बराबर का आप समय जो है वो दीजिए। अभी मैं बता रहा हूं कि डेप्थ में नहीं जाके पढ़ना है, बेसिक ओवरव्यू लेना है। बायोलॉजी सही से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, 50 क्वेश्चन आना है, वो सही से पूछेगा आपसे। ठीक है, तो इसको सही से पढ़िएगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स में बेसिक चैप्टर का ओवरव्यू लीजिएगा, बहुत ज्यादा डीप में जाके पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी चीज,
जब आपको यह पता होगा कि पिछले 4-5 सालों से पेपर का क्या ट्रेंड रहा है, तो आप टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस समझेंगे। एक बात जानते रहिएगा, एक काम बिल्कुल मत करिएगा कि ऐसे चैप्टर्स जिनसे अदर चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड हैं उनको मत छोड़िएगा। अगर आप उनको छोड़ देंगे तो फिर रिजल्टेंट ये होगा कि बाकी जो चैप्टर्स आप पढ़ेंगे उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ स्ट्रेटेजीज थी, बाकी आगे भी आपको बताया जाता रहेगा। इसके बाद जो होती है कुछ लास्ट में मैं आपको ऐसे टिप्स दे रहा हूं जो इस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? सबसे पहला, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आपको सिंपली क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, कोई बुक पकड़ के प्रैक्टिस मत करिएगा। बेसिक बेसिक कोई मतलब करिएगा भी तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स कर लीजिएगा। बेसिकली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, बीएससी नर्सिंग के ही नहीं, आप बीएससी मैथ में केमिस्ट्री उसको कर लीजिए, बीएससी बायो की केमिस्ट्री कर लीजिए, या आप हल्का फुल्का जो नीट में एकदम इजी क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान दीजिएगा नीट के एकदम इजी क्वेश्चंस, उनके बायोलॉजी के क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए। इधर उधर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। और फिजिक्स में मैंने बता दिया कि सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो अटैच होते हैं उसको कर लीजिएगा। पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी, इसकी हम बात करें, चूंकि बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा फोकस आपको वहीं पर करना है। बायोलॉजी करिए, केमिस्ट्री करिए, देन फिजिक्स करिए, सबसे बेस्ट तरीका है आपके लिए। ठीक, और पेपर अटेम्प्ट करने में एक बात ध्यान दीजिएगा, चूंकि कोई नेगेटिव मार्किंग आपके पेपर में नहीं है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना है। ठीक, इसके लिए क्या है कि आप अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा। 2 घंटे का समय है आपके पास, तो आप जो भी अपनी प्रैक्टिस करिए वो टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करिए। ऐसा ना हो कि 4 क्वेश्चन को 2 घंटे में सॉल्व करना है, ऐसा मत करिएगा। आप अपनी जो भी प्रैक्टिस करिए, एक टारगेट बनाइए कि 2 घंटे में 20 क्वेश्चन, 2 घंटे में 30 क्वेश्चन मैं कर लूंगा, 1 घंटे में मैं आज 40 क्वेश्चन करूंगा। इस तरीके का अपना टारगेट बनाएंगे, टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करेंगे, तो वो पेपर में आपकी आदत बन जाएगी। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि अभी पढ़ता हूं जैसे पढ़ रहा हूं, एग्जाम का 1 महीना पहले आएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने डेली बेसिस पे अपनी हैबिट नहीं बनाएंगे प्रैक्टिस करने की, बहुत से लोगों की आदत क्या होती है, कैलकुलेशन करना होगा, पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, कैलकुलेशन मोबाइल से कर लेंगे, कहेंगे अरे ठीक है एग्जाम टाइम पे मैं कर लूंगा। नहीं कर सकते हैं। जब आपकी डेली आदत नहीं बनी है तो एग्जाम के दिन ऐसा कौन सा स्वामी विवेकानंद जी आपके ऊपर बैठ जाएंगे कि आप कर लेंगे कैलकुलेशन? नहीं कर पाएंगे उस दिन भी, और उस दिन गलत करके चले आएंगे। इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो चीजें आप सोचते हैं ना कि एग्जाम में हो जाएगा, हो नहीं जाता। आप जो अपने तैयारी करते समय घर बैठ के किए हैं वही आप एग्जाम में कर सकते हैं। कोई नया क्वेश्चन आपसे नहीं होता एग्जाम में, जो क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हुए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं वही आप एग्जाम में भी करके आते हैं। ये चीज आप फील किए होंगे अगर कोई आप एग्जाम दिए होंगे तो इसीलिए आप मैक्सिमम चीजें प्रैक्टिस करके रखेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। दूसरी चीज, आप कहीं से भी पढ़िए, कोचिंग करिए या ना करिए, खुद से बुक से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि कोचिंग करने की जरूरत है, बिना कोचिंग के भी आप आराम से निकाल सकते हैं आप, लेकिन प्रॉपर नोट्स जरूर बनाएंगे। नोट्स भी 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके लिए बस एक ही है कि आप देखिए होता क्या है कि जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, आप बहुत अच्छा लगता है, बुक से पढ़े, अपना अंडरलाइन कर लिए, लेकिन जब यही मान लीजिए 1 चैप्टर था तो अच्छा लगेगा, जब आपका 40-50 चैप्टर हो जाएंगे, एग्जाम में 1 महीना बाकी, कैसे रिवीजन करेंगे? मेंटल प्रेशर आपके पास बहुत तगड़ा होगा। ठीक है, तो रिवीजन के लिए नोट्स का होना बहुत जरूरी है। ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। नोट्स नहीं होगा तो रिवीजन नहीं कर पाएंगे, लिख के दे रहा हूं। ठीक है, दूसरा अगला चीज है रिवीजन। रिवीजन की क्या जरूरत है सर, एक बार पढ़ लिए भूल जाएंगे, निश्चित तौर भूल जाएंगे। रिवीजन 3 मेथड से आपका होना चाहिए, डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस पे। दिन भर का आप जितना कुछ भी पढ़े उसको सोने से पहले आधा घंटा में रिवीजन, हफ्ते भर जो पढ़ेंगे 1 दिन में रिवीजन, महीने भर में जितने चीजें पढ़ेंगे 2 दिन में रिवीजन होना चाहिए। 10 टॉपिक कम पढ़ेंगे, 5 टॉपिक कम पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन जितना पढ़े रहेंगे उसका रिवीजन होना बहुत जरूरी, नहीं तो लास्ट टाइम पे बहुत मेंटल प्रेशर होता है। और आखिरी चीज है कि अगर आप रिवीजन प्रॉपर चाहते हैं, प्रॉपर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो टाइम टेबल भी बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज, एक डिस्क्लेमर सुन लीजिए, टाइम टेबल 2 चीज होते हैं, प्लानिंग, एक एग्जीक्यूशन। टाइम टेबल बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है, और टाइम टेबल को फॉलो करना दुनिया का सबसे टफेस्ट काम है। ठीक है, तो वही चीज है कि आप 3 ही घंटे का बनाइए टाइम टेबल, लेकिन 3 ही घंटे उसमें पढ़ाई इंक्लूड करिए, लेकिन उस 3 घंटे को फॉलो करिए। टाइम टेबल बनाकर इसको कम से कम 7 दिन भी अगर आप फॉलो कर दिए ना, तो
बहुत बढ़िया है, इतना भी कर लेंगे उसका 2 दिन ब्रेक हो जाएगा, फिर 7 दिन कर लेंगे, बहुत है। ठीक है, बाकी कहने को तो कहा जाता है टाइम टेबल को 21 दिन फॉलो करिए आदत पड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। 21 दिन ही नहीं फॉलो नहीं होगा तो कहां से आदत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब करिएगा। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जो इंफॉर्मेशन बताई है उस पर ज्यादा आप फोकस करके रखिएगा। पढ़ाई के तो हम लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें देते रहेंगे, लेकिन जो मैंने इंफॉर्मेशन बताया उसको कलेक्ट करके रख लीजिएगा। कोई इंफॉर्मेशन गलत नहीं है, सब कुछ एनालिसिस के बाद ही मैंने दिया है। तो उम्मीद करता हूं बीएससी नर्सिंग वालों आपकी सारी डाउट सारे क्वेरी आपके सॉल्व हो गई होंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।